और आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो 6 नंबर चैप्टर था वैश्वीकरण चल रहा है, ठीक है। देखिए, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वैश्वीकरण के बारे में कि है ना, बिहार में इसका हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखे थे, यानी कि बिहार में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण का पड़ा क्या, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे 1991 का आर्थिक सुधार। क्या जानेंगे? 1991 का आर्थिक सुधार। 1991 का आर्थिक सुधार, ठीक है। देखिए, है ना, मतलब सबका आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे, है ना, पूरा का नोट्स बनाइए। आपका ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और जब लास्ट चैप्टर खत्म हो जाए तो पूरा फिर आपको आपके पास चला जाएगा टेलीग्राम पे। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और याद करते रहिए, ठीक है। और जितना भी है आपका वीडियो इसमें सब सुनिए, ठीक है, चूँकि आपको लिखने का तरीका इसी से आएगा, हाँ। जितना आपको नोट्स में दिया है उसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव जो डाला जाता है रोज़ उसको पढ़िए, ठीक है। और मतलब एक अपना टाइम टेबल बना के बढ़िया से, है ना, उसको अपने मतलब स्कूल के टाइम से मैनेज करके उसको मतलब साथ साथ चलिए, ठीक है। चूँकि आपको मतलब कहने का मतलब अगर आप कहीं पे 1 घंटा कोचिंग करें, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको उससे दोगुना तिगुना मेहनत घर पे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो घर पे एक अच्छा रूटीन रखिए, ठीक है, और पढ़िए, समझ गए। बाकी बातें आपको बाद में समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप जितना बताया जाता है नोट्स बनाइए अच्छे से, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। देखिए, तो आज जो पढ़ना क्या है, आपको 1991 का आर्थिक सुधार पढ़ना है, समझ गए। देखिए, 1980 के दशक अंत होते होते, है ना, सरकार के पास व्यय राजस्व इतना अधिक हो गया, है ना, कि मतलब धारक क्षमता अधिक माना जाने लगा। यानी कहने का मतलब है 1980 में सरकार के पास खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और राजस्व बहुत कम आ रहा था, है ना। तो सोच लीजिए, अगर खर्च बढ़ जाए, आमदनी कम हो, तो स्थिति कैसा होगा, है ना। जो आवश्यक वस्तुएं थे उनका कीमत भी बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगा, है ना। आयात होने लगा ज़्यादा, आयात यानी दूसरे देश से हम सामान ज़्यादा लेने लगे और निर्यात हो ही नहीं रहा है कुछ। तो इस कारण से आयात मतलब निर्यात की तुलना में ज़्यादा हो रहा था। इसी कारण से ना तो आयात और निर्यात में सामंजस्य भी नहीं बैठ पा रहा था, है ना। और इतना ही नहीं, पेट्रोल का जितना भी आवश्यक वस्तु था सबका दाम बढ़ने लगा धीरे धीरे। विदेशी मुद्रा, है ना, कहा जाता है कि जो विदेशी मुद्रा सुरक्षित भंडार के रूप में रखा गया था वह 15 दिनों के लिए भी नहीं बचा था उसका, है ना। 15 दिन मतलब 15 दिन के लिए भी आवश्यक आयात का नहीं बचा था इतना पैसा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के ब्याज चुकाने के लिए सरकार के पास भी पैसा नहीं थे, यानी कि ना तो आप दूसरे से लिए उसको भी नहीं देने के पास पैसे हैं, ना आपके पास, है ना, देश को चलाने के लिए पैसे बचे हुए हैं, है ना। तो सरकार मतलब उस समय आर्थिक मंदी से बहुत ज़्यादा गुजरा, है ना। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अर्थव्यवस्था एक तरह से संकटों का सामना कर रहा था उस समय 1980 के दशक के अंत में, है ना। भारत का जो 39 क्विंटल सोना, है ना, 39 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया, है ना। और उसके बाद 1990 से 91 में खाड़ी युद्ध भी चल रहा था, और मतलब जितना भी युद्ध हुआ इन सब कारणों से भारत में, है ना, मतलब कहने का मतलब है एक तरीके से आर्थिक संकट का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि देखिए, व्यय हो रहा है ज़्यादा, राजस्व कम आ रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो सब निशानी के आर्थिक संकट का सामना है ना। आवश्यक वस्तुएं का भी दाम बढ़ने लगा था। इन सभी, है ना, कारणों के बाद 1991 में कुछ नीति अपनाया गया भारत में। और इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए जब 1-2 साल भारत जो है लगातार, मतलब कहने का मतलब है कि, है ना, लगातार जब मतलब कहने का मतलब आर्थिक संकट का सामना किया, तो भारत सरकार यहाँ पे, है ना, नई आर्थिक नीति लेकर के आई, कुछ नीति लेकर के आया, ठीक है। इसको आर्थिक सुधार भी कहा गया, मतलब नई आर्थिक नीति में आर्थिक सुधार करने का काम किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। देखिए, आर्थिक सुधार का अर्थ होता क्या है, समझ गए। आर्थिक सुधार का अर्थ, आर्थिक सुधार का अर्थ, देखिए, आर्थिक सुधार का अर्थ का मतलब था भारत में, है ना, भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है ना, जिनकी शुरुआत 1991 में किया गया था, ताकि अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता और प्रतियोगिता की शक्ति में वृद्धि हो सके। भारत में जो है, भारत में आर्थिक सुधार का मतलब क्या था, 1991 में 1991 ईस्वी के उन नीतियों से था जो देश की अर्थव्यवस्था को कुशलता, है ना, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति में वृद्धि किया जा सके। यानी कि सरकार जो नीति अपनाएगी, वैश्विक, देखिए 1991 में 3 नीति अपनाया गया। एलपीजी,
है ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, है ना, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीन नीति, मतलब संक्षिप्त रूप में इसको हम LPG कहते हैं, समझ गए। तो इन्हीं नीतियों को, मतलब इन नीतियों के द्वारा क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में कुशलता आया, उत्पादकता आया, प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि हुआ। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, है ना, मतलब कहने का मतलब इसे हम संक्षेप में LPG नीति भी कहते हैं, LPG नीति। तो LPG नीति जो है आपका, LPG, L से क्या होता है आपका, L से होता है लिबराइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उदारीकरण, उदारीकरण। P से है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है आपका, है ना, निजीकरण, निजीकरण। और G से है ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है आपका, वैश्वीकरण, समझ गए। यानी कि मतलब 1991 में जो नीति लाया गया, इसे संक्षेप में हम क्या कहते हैं, LPG नीति, समझ गए। तो LPG नीति तीनों देखिए कब आया, है ना, इसको कह सकते हैं। देखिए कोई पूछे कि भारत में कब अपनाया गया, तो 1991 ईस्वी में, याद रखिए। LPG नीति कब आया, तो 1991 में। इनमें से कोई अकेले ही पूछे कि उदारीकरण कब से अपनाया गया, फिर निजीकरण कब से अपनाया गया, वैश्वीकरण कब से अपनाया गया, तो सब क्या है, 1991 में। अब देखिए कहा क्या जाता है, आर्थिक सुधार का कुछ उद्देश्य भी था। इसको हम आर्थिक सुधार भी कर सकते हैं या नई आर्थिक नीति भी कर सकते हैं, है ना। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाया गया, भारत में 1991 में, ठीक है। तो 1991 में यहाँ पे नई आर्थिक नीति अपनाया गया, है ना, नई आर्थिक नीति। कब, तो 1991 ईस्वी में। देखिए इसका उद्देश्य भी कुछ था, नई आर्थिक नीति का कुछ उद्देश्य भी था। जैसे पहला उद्देश्य क्या था आपका, देखिए अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, किसका बात करें, अगर हम इसका उद्देश्य का, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था। इसका जो पहला उद्देश्य आपका था कि, है ना, उत्पादन इकाइयों की कार्य कुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। यानी कि जो हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है ना, उत्पादन को कुशल बनाना है। यानी कि मतलब सरकार उन लोगों को जो उत्पादन करता है उनको ऐसा मतलब सुविधा दें, है ना, मतलब जो भी चीज़ चाहिए सरकार सब देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या होना चाहिए, मतलब उत्पादन में कार्य कुशलता, मतलब उत्पादन में कुशलता आना चाहिए, सुधार आना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, उत्पादन, है ना, उत्पादन इकाइयों की कार्य कुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। उसके बाद, है ना, प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि करना, यानी उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करना। यानी कि मतलब उत्पादन के स्तर को इस काबिल बनाएंगे कि हमारा जो उत्पादन है ना, मतलब हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है वह अन्य देशों के साथ उसका प्रतियोगिता होगा उसका, है ना, चूँकि प्रतियोगी क्षमता में सभी वस्तुओं का ह्रास हो गया था। तो नई आर्थिक नीति का उद्देश्य भी था, है ना, कि उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। तीसरा आपका है ना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। चौथा जो आपका है, चौथा का नाम क्या है ना, मतलब आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना। यानी आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना, विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना, ठीक है। तो 4 हो गया। एक और जान जाइए, है ना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना। 5वां क्या है, जो भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, फाइनेंशियल सेक्टर था, उसमें भी सुधार लाना आर्थिक नीति का उद्देश्य था। वित्तीय क्षेत्रों में सुधार लाना, यानी कि जो ऋण लेने देने का जो क्षेत्र था, सुधार लाना, इसमें सुधार लाना था,
ठीक है। तो प्रमुख 5 उद्देश्य यही है इसका, है ना, कि उत्पादन इकाइयों कार्य कुशलता और उत्पादकता स्तर में बढ़ोतरी करना, समझ गए, है ना। उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना था, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना है, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना है, ठीक है, और वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है, तो नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता 3 है ना। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण करना है। ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति का या नई आर्थिक नीति की विशेषता अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण करना है, ठीक है। पूछते हैं कि नई अर्थनीति क्या विशेषता है, तो नई अर्थनीति का अपनाया गया 1991 ईस्वी में। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण करना है। तो आप समझ रहे होंगे, है ना, आर्थिक सुधार का मतलब क्या होता है। देखिए, ये बात, और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या कहते हैं हम, है ना, संक्षेप में LPG नीति कहते हैं, ठीक है। तो 1991 के आर्थिक सुधार का मतलब समझ गए। आर्थिक सुधार का मतलब उन नीतियों से है जो 1991 में देश की उत्पादकता, उस, है ना, देश की उत्पादक मतलब अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता और प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसे हम संक्षेप में LPG नीति भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। अगर हम बात करें नई आर्थिक नीति 1991 में आया, है ना। उद्देश्य क्या क्या है इसका, उत्पादन इकाइयों कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि सुधार करना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाना है, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, है ना, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का प्रयोग करना और वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना। इसके अलावा भी पढ़े क्या कि नई आर्थिक नीति की जो प्रमुख विशेषता क्या है ना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण करना है ना। अब LPG नीति का मतलब समझ गए, 1991 का आर्थिक सुधार समझ गए क्यों हुआ था, है ना। 1980 के दशक के अंत में जो मतलब कहने का मतलब है, जो देश में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, उसी कारण सरकार 1991 में कुछ नीति को अपनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहा जाता है, या आर्थिक सुधार के नाम से भी जान सकते हैं इसको। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्थिक सुधार का टॉपिक जो है आपका ख़त्म हो गया। और आपका जो अब अगला टॉपिक है वैश्वीकरण एवं आम आदमी, यानी वैश्वीकरण से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण से उसको क्या लाभ हुआ या हानि क्या है आम आदमी को, ठीक है। तो आज आपका इतना ही रहेगा, और वैश्वीकरण और आम आदमी पर जो पड़े प्रभाव पर है आपको अगले वीडियो में, यानी कि वैश्वीकरण और आम आदमी के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कीजिए और अपना रिवाइज कीजिए, ठीक है।